हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वेव ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सुपर पोजिशन देखा था कि सुपर पोजिशन जो होता है वेव्स की वो कैसे होती है। उसके लिए हमने डेरिवेशन किया था, हमने टर्म्स निकाली थी और हमने इंटरफेरेंस का एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने कोहेरेंस सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेस किस तरीके से, या आप दो वेव्स को कोहेरेंट किस तरीके से बना सकते हैं, ये हमने देखा था। आज हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों आज हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है। तो अगर आपके पास क्या है, दो कोहेरेंट सोर्सेज है लाइट के, क्या है, दो कोहेरेंट सोर्सेज है लाइट के, और आप जानते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनसे जो आपकी वेव्स या लाइट वेव्स जो निकलती हैं उनकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है और फेज है वो सेम होता है, या फिर फेज कांस्टेंट डिफरेंस में होते हैं। तो ऐसे सोर्सेज जो इस तरीके की लाइट वेव्स को उत्पन्न करते हैं या एमिट करते हैं या उत्सर्जित करते हैं उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली जब आपके दो या दो से ज्यादा आपके जो सोर्सेज है, बेसिकली क्या है, सोर्सेज है लाइट के, ठीक है, उनसे जब वेव्स निकलती है, ठीक है, इस तरीके से उनसे जब वेव्स निकलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्स है लाइट के, इनसे क्या हो रही है, लाइट वेव्स निकल रही, क्या हो रही है, लाइट वेव्स निकल रही है कुछ इस तरीके से। अब आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी इमेज ए है, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी दोनों लाइट वेव्स हैं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, इन दोनों का क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है आपकी, इन दोनों का फेज सेम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो आपकी लाइट की जो वेव्स हैं, इन दोनों का जो फेज है उसमें वो भी आपका सेम दिखाई देता है। तो जब ये दोनों जो लाइट वेव्स, जब हम इनको सुपर इम्पोज करते हैं, क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे पे, तो हमें क्या मिलती है, जब ये सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें एक जो है आपका जो है रिजल्टेंट वेव मिलती है। क्या मिलती है, रिजल्टेंट वेव मिलती है। और ये जो रिजल्टेंट वेव हमें प्राप्त होती है या मिलती है, ये जो रिजल्टेंट वेव हमें प्राप्त होती है या मिलती है, क्योंकि दोनों का फेज सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के बस एम्पलीट्यूड में थोड़ा फर्क है, तो इस कारण क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती है, तो हमें जो लाइट वेव, जो रिजल्टेंट लाइट वेव मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है। जैसे हमने लास्ट जब हम सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे यहाँ पे देखा था, तो जब ये लाइट वेव्स जब मिलती हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट लाइट वेव आती है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होता है। तो क्या होता है, इसका क्या हो जाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, जो हमारे पास हमें जो वेव मिलती है उसका क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, क्या होता है, एक हमें ब्राइट लाइट क्या दिखाई देती है, ब्राइट यानी चमकीली जो है लाइट या चमकीला फ्रिंज हमें दिखाई देता है। तो ऐसे जो चमकीले फ्रिंज हमें दिखाई देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली हमें कब मिलता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कब मिलता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास दो वेव है लाइट की, ठीक है, इनका क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फेज क्या है, डिफरेंट, फेज क्या है, डिफरेंट। अब जब हमारे पास रिजल्टेंट वेव आएगा, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेव आएगा वो आपका क्या होगा, जो आपकी दोनों वेव्स हैं इनसे उसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा। तो ये क्या बनाएगा, आपके पास जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी जो आपको फ्रिंज मिलेगी वो आपको डार्क कलर की फ्रिंज मिलेगी।
क्या मिलेगी, डार्क कलर की आपको फ्रिंज मिलेगी। तो जो मैंने आपको अभी बताया कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन की, कि सुपरपोजिशन होता है, सुपरपोजिशन हो रहा है दो वेव्स का, तो इसी प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो बेसिकली इंटरफेरेंस क्या होता है, जब भी आपकी क्या होता है, जब भी आपकी जो लाइट वेव है, उनकी जो इंटेंसिटी है उसका जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सुपरपोजिशन के बाद, क्या हो जाता है, जो आपकी लाइट वेव्स है, ठीक है, आपके पास क्या लाइट वेव्स है, दो लाइट वेव्स है, दोनों क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है। सुपर इम्पोज होने के बाद क्या होता है, सुपर इम्पोज होने के बाद जो आपको रिजल्टेंट वेव मिलती है वो क्या होती है, आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है। तो इसको हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जो लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, लाइट की इंटेंसिटी का सुपरपोजिशन के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी जो आपकी लाइट है वो एक दूसरे पे क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, और उसके बाद जो आपकी वेव निकली वो आपको जो उसकी इंटेंसिटी है, जो उसकी इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, उसे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। द इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव where the resultant intensity is constructive and destructive at the point where the resultant intensity is minimum or zero। यानी जो इंटरफेरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव कब होता है, वो कंस्ट्रक्टिव तब होता है जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो आपकी मैक्सिमम होती है, यानी कंस्ट्रक्टिव होती है। और अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम हो जाती है। जैसे कि अभी हम इसके बारे में समझ रहे थे, जो आपकी लाइट वेव्स है, तो जब आपकी पहली जो आपकी फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं आपके पास दो लाइट वेव्स है और इनका जो फेज है वो डिफरेंट है। वहीं अगर हम सेकेंड फिगर की बात करें, इसमें जो आपकी लाइट वेव्स चल रही हैं, इनका क्या है, फेज डिफरेंस आपका सेम है, या फेज है वो सेम है। तो जब ये सुपर इम्पोज होंगी, पहली फिगर में जब सुपर इम्पोज होंगी तो क्या होगा, आपके पास एक रिजल्टेंट वेव आएगी। क्या आएगी, रिजल्टेंट वेव आएगी। उस वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो डार्क होगी, कम होगी, क्योंकि दोनों का फेज क्या है, डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, जो आपका रिजल्टेंट वेव होगी, इस कारण क्या होगा, आपको डार्क कलर की फ्रिंज दिखाई देगी। तो ये जो है ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। वहीं अगर हम बात करें बी फिगर की, तो बी में आप देख सकते हैं कि दोनों जो वेव्स आपको दिखाई दे रही है दोनों का फेज सेम है। तो जब हम इसका सुपरपोजिशन कराते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलती है वो आपका ब्राइट फ्रिंज बनाती है, और इस तरीके के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, कि इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं या इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला है, जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो तब बनता है जब सेम फेज की वेव मीट करती है किसी पॉइंट में जहां पे आपको मैक्सिमम लाइट, यानी सबसे ज्यादा प्रकाश या सबसे ब्राइट स्पॉट आपको दिखने के लिए मिलता है। यानी व्हेन द वेव मीट अ पॉइंट with same phase, constructive interference is obtained at that point, that is maximum light। वहीं अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो क्या होता है, जो आपकी लाइट वेव्स है वो मिलती है और उसका जो लाइट वेव्स है जो मिलती है उनका जो फेज है वो ऑपोजिट होता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है। तो जो आपको इंटरफेरेंस के बाद जो आपको वेव मिलती है उस पे जो आपको लाइट जो आपको देखने के लिए मिलती है, जो फ्रिंज देखने के लिए मिलती है, उसमें आपको मिनिमम लाइट या सबसे कम लाइट या प्रकाश देखने को मिलता है। तो इस तरीके की जो इंटरफेरेंस होता है इसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। When the wave meet a point with opposite phase, destructive interference is obtained at that point, that is minimum light। अब हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की, कि कौन सा ऐसा फेज डिफरेंस है
क्योंकि हमने ये कहा है ना कि जो आपका जो इंटरफेरेंस है ये कोहेरेंट सोर्स की वजह से होता है। और कोहेरेंट सोर्स कैसे सोर्स होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है, और फेज की अगर हम बात करें, फेज या सेम होगा या फिर वो क्या होगा, उसमें कांस्टेंट डिफरेंस होगा उसमें। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं कि फेज डिफरेंस कैसा होगा। अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो हमारा जो फेज डिफरेंस होगा, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, वो आपका 0 डिग्री या 2n पाई होगा। यानी वो इवन इंटीग्रल होगा पाई का, यानी इवन इंटीग्रल होगा पाई का। जैसे कि या वो 0 हो सकता है, या वो 2 पाई हो सकता है, या वो 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है। इस तरीके से जो आपका फेज डिफरेंस है, ठीक है, जो आपका फेज डिफरेंस है वो हो। वहीं अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब आपके फाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, या हम ये कह सकते हैं ऑड इंटीग्रल होता है पाई का। जैसे कि या 180 डिग्री होगा, या आपका होगा, जैसे आपका हो गया 180 डिग्री मतलब आपका पाई हो गया, ठीक है, या 3 पाई हो गया, या 5 पाई, या 7 पाई। इस तरीके से जो है फाई की वैल्यू जो है वो होगी। तो यानी जो फाई की वैल्यू होगी वो कैसी होगी आपकी? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्या होगी? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यानी इसमें हम ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। अब हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस की, कि इन दोनों में जो आपकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है, इनमें जो वेव्स है उनमें पाथ डिफरेंस कैसा होता है। तो अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें इन वेव्स पे, ठीक है, तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस की बात करें तो इसमें जो आपका जो वेव्स होती है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है, जो उनके बीच में पाथ डिफरेंस होता है किसी भी पॉइंट पे, वो आपका n लैम्डा होता है। n लैम्डा यानी कि E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्या होता है? E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी जो आपका वैल्यू होगी वो आपकी n लैम्डा की फॉर्म में होगी। वहीं अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है, यानी 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 इसकी वैल्यू होती है। 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 इसकी वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो इसमें जो आपका पाथ डिफरेंस होगा वो आपका लैम्डा 2 लैम्डा इस तरीके से होगा। वहीं अगर हम ऑड की बात करें, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पे जो आपका होगा वो आपका लैम्डा बाय 2, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। इस तरीके से जो है आपका पाथ डिफरेंस आएगा। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की। अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इसमें क्या होता है, आपका जो आपके एम्पलीट्यूड से वो दोनों वेव के बराबर होते हैं। यानी अगर हम मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करें तो इस केस में आपका 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। वहीं अगर हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो आपका 2a नॉट होता है। इसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो जो आपका a मिनिमम है वो आपका a1 माइनस a2 होता है, ठीक है। मिनिमम क्या हो जाता है आपका? a1 माइनस a2 होता है। यानी अगर a1 a2 अगर आप बराबर ले लें तो आपके पास a मिनिमम जो होता है वो 0 होता है। बेसिकली क्या होता है आपका जो है एम्पलीट्यूड में आपके जो है पहले केस में डबल हो जाता है, जो आपकी वेव्स है उसका डबल हो जाता है अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। वहीं अगर डिस्ट्रक्टिव की हम बात करें, अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं और उस केस में अगर एम्पलीट्यूड अगर सेम है, आयाम क्या है? बराबर है दोनों तरंगों का, तो आपकी जो रिजल्टेंट वेव आएगी, रिजल्टेंट तरंग जो है, जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो मिनिमम होगी एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट की जो एम्पलीट्यूड होगी वो आपका 0 है।
अगर हम बात करें इसकी कि जो आपका ए मिनिमम है वो A1 माइनस A2 होता है, वहीं अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो इस केस में जो आपका टोटल एम्पलीट्यूड होता है वो आपका A1 प्लस A2 होता है। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है, जो क्या इंटेंसिटी होती है वेव्स की, वो कैसी होती है इसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, किसकी बात करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, इसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम हो, कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। वहीं अगर हम बात करें रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो इस केस में मिनिमम होती है यानी 0 होती है। तो हमारे पास जो आई मैक्स की वैल्यू है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो आपकी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2 है। अब आप देख सकते हैं ये आपका क्या बना रही है, आइडेंटिटी बना रही है, तो इसको आप लिख सकते हैं आई मैक्स बराबर अंडर द रूट I1 प्लस अंडर द रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर आपका I1 बराबर है I2 के, जो कि हम I0 ले ले, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि आपकी I0 के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो I मिनिमम है वो I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर द रूट I1 I2 होती है। अगर हम इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में ले, ये एक आइडेंटिटी बना रही है, तो I मिनिमम आपका बराबर हो जाता है अंडर द रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो यानी I1 और I2 बराबर है जो कि I0 के है, तो इस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है जो कि 0 होती है। आई होप आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गए होंगे। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपका सुपरपोजिशन में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी की, जो आपकी रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी की हम बात करते हैं। अब हम जो है अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके जो यंग थे, एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये किया गया था, और इन्होंने इसके माध्यम से, इसके जरिए हमें क्या बताया, इंटरफेरेंस के फिनोमेना को समझाया कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना कैसा हो। तो बेसिकली जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी हम दो कोहेरेंट सोर्सेज की बात करें। किसकी बात करें, दो कोहेरेंट सोर्सेज की बात करते हैं। कोहेरेंट सोर्स जैसे कि आपने पढ़ा है, ऐसे सोर्सेज जहां से जो वेव निकलती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनका जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनका जो वेव लेंथ है वो सेम होता है, और जो फेज होता है वो आपका सेम भी हो सकता है, और एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है। क्या होता है, कांस्टेंट डिफरेंस होता है। तो बेसिकली क्या किया गया यंग के द्वारा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हर एक जो सोर्स होता है, हर एक अलग अलग जो सोर्स होता है, सबकी जो है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो है ये सब डिफरेंट होती है। तो अगर हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया, ठीक है, एक सोर्स लिया, उसके सामने एक स्लिट लगा, ठीक है, एक सोर्स लिया, एक सिंगल सोर्स है, यहाँ से आपका सिंगल सोर्स आपका लगा रखा है, यहाँ पे आपका सोर्स है, ठीक है, ये आपका सोर्स है। यहाँ से उन्होंने क्या किया, इस सोर्स से आपकी लाइट वेव्स निकल, अब उन्होंने क्या किया, एक स्लिट लगा दी बीच में, क्या लगाई, एक स्लिट लगाई, ठीक है, सॉरी जो एक है ये बोर्ड लगाया इसके बीच में, या एक स्क्रीन लगाई उसके बीच में दो स्लिट्स लगा दी, यानी स्लिट्स कर दी बीच में, दो स्पेसिंग कर दी। अब ये क्या हो गया आपके पास, इससे आपके जो वेव्स निकल रही है, आपकी दोनों जो ये जो है ये दोनों सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं इस स्क्रीन में, और यहाँ से आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास दो सोर्सेस। अब इन दो स्लिट से आपकी जो है लाइट वेव्स निकल रही है, और हम ये कह सकते हैं ये दोनों क्या हो गए, आपके कोहेरेंट सोर्स हो गए लाइट के, क्योंकि सेम लाइट है तो आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा, फेज भी सेम होगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझाया।
Young's double slit experiment uses two coherent sources of light placed at a small distance apart. यानी जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने दो कोहेरेंट सोर्सेस लिए और इन्हें थोड़ा दूरी पे रखा. यूजुअली ओनली अ फ्यू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट. नॉर्मली उन्होंने कितना उसका मैग्नीट्यूड लिया, कुछ ऑर्डर ज्यादा. ठीक है, यानी जो उन्होंने जो है मैग्नीट्यूड लिया वेवलेंथ का, ठीक है, वो आपकी लाइट की वेवलेंथ से थोड़ा ज्यादा था. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसने क्या मदद की, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में समझने में मदद. The original Young's double slit experiment used diffracted light from a single source passed into two more slits to be used as coherent source. यानी जो एक्चुअल में जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने एक सिंगल सोर्स का यूज किया था जो कि हमने दो स्लिट से पास करके कोहेरेंट सोर्सेस उन्होंने बनाए थे. Lasers are commonly used as coherent sources in the modern day experiment. और जैसे कि अगर आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यंग स्लिट के, तो हम उसमें जो कोहेरेंट सोर्स के तौर पे यूज करते हैं, हम लेजर लाइट को यूज करते हैं एज अ कोहेरेंट. तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक सोर्स लिया उन्होंने, उस सोर्स की जो वेव लाइट वेव्स है उसे एक स्क्रीन में स्लिट बना के उससे पास करवाया. अब आप ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा है जब हम वेव फ्रंट के बारे में पढ़ रहे थे कि जो आपका सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स होता है, उससे आपके जो वेव फ्रंट निकलते हैं वो आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं. कैसे होते हैं, स्फेरिकल यानी गोलीय वेव फ्रंट होते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, सोर्स है, एस जो दिया है, इससे क्या निकल रही है, आपकी वेव्स निकल रही है, और ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स है. तो ऑब्वियस सी बात है, इससे आपकी स्फेरिकल वेव्स निकलेंगी. कैसी वेव्स निकलेंगी, स्फेरिकल वेव्स निकलेंगी. अब उन्होंने क्या किया, एक बीच में स्क्रीन लगाई, उसमें दो स्लिट्स बना दी. अब इस स्लिट से आपके दो सोर्स बन गए. अब इन सोर्सेस से भी आपकी क्या होगी, वेव्स निकलेंगी, लाइट वेव्स निकलेंगी. और जो आपकी लाइट वेव्स इन सोर्सेस से निकलेंगी, आप जानते हैं ये स्फेरिकल सोर्सेस है, तो यहाँ से जो आपका क्या है, ये पॉइंट सोर्सेस है, तो इससे जो आपकी वेव फ्रंट निकलेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा. तो वो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने दोनों जो आपके पास ये दो सोर्सेस हैं, इनके आप वेव फ्रंट देख सकते हैं, इस तरीके से इसके वेव फ्रंट निकलेंगे. अब क्या हो रहा है, ये दोनों क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस है, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है, जो इनका ओरिजिनल सोर्स है या मेन सोर्स है, वो एक ही है. तो दोनों की वेवलेंथ सेम होगी. दोनों ए बी सोर्सेस से जो लाइट वेव्स आ रही है उनकी जो वेवलेंथ होगी वो सेम होगी, उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, उनकी जो आपका फेज है वो भी सेम होगी, कांस्टेंट होगी. अब वो दोनों लाइट वेव्स जो है वो इंटरफेयर कर रही है. क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है. तो जब वो इंटरफेयर करती है, क्या करती है, इंटरफेयर करती है, तो कुछ केसेस में क्या होता है आपका, जब इंटरफेयर करती है तो आपको क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है. जैसे हमने बात की, सुपरपोजिशन हो रहा है. यानी कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि जो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही है उनका जो फेज है वो क्या है, सेम है, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी वेवलेंथ सेम है. जैसे कि आप पॉइंट सी, जो सी लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं, ई लाइन है जहाँ पे ये क्या हो रही है, मिल रही है, और आपकी कौन सी लाइन है, आपकी जी लाइन है. आप इसमें देख सकते हैं इनमें क्या हो रहा है, आपके पास दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है, एम्पलीट्यूड सेम है और फेज भी सेम है. ठीक है, फेज भी क्या है, सेम है. अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं. अब जब ये सुपर इम्पोज होंगे आपके पास क्या निकलेगी, इनकी रिजल्टेंट वेव निकलेगी. रिजल्टेंट वेव इनकी कुछ इस तरीके से आएगी, क्योंकि इनका क्या है, सेम फेज है, सेम एम्पलीट्यूड है, तो इसकी जो आपकी रिजल्टेंट वेव आएगी कुछ इस तरीके से आएगी.
तो यानी कि जो ये लाइन है या ये पॉइंट्स है सी ई एफ, ये पॉइंट्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सुपरपोजिशन हो रहा है तो जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। यानी इन जो आपकी सी ई जी लाइन है, यहाँ पे जो आपकी वेव्स होंगी, यहाँ पे जो आपकी वेव्स सुपर इम्पोज होंगी, उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी या ब्राइट होगी। यानी जो आपकी सी ई एफ ई जी, ये जो लाइन है, इस लाइन पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। कैसे फ्रिंज मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज, यानी चमकीली फ्रिंजें मिलेंगी। तो ये क्या हुआ, आपके सुपरपोजिशन हुआ। और कैसी वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ? जिनका फेज भी सेम है। अब हम बात करते हैं उन लाइट वेव्स का जिनका फेज डिफरेंट है, यानी एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, आपकी एम्पलीट्यूड सेम है, आपका वेवलेंथ सेम है, आपका फेज जो है उसमें डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? फेज में आपका डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आपका डी एफ जो पोजीशन है, इसमें जो लाइन में जो आपकी वेव्स क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है। ये आप देख सकते हैं जो हर एक वेव है, जैसे आपके पास दो वेव्स हैं, तो एक वेव का जो आपका क्रस्ट है और दूसरे वेव का ट्रॉ, ये सुपर इम्पोज हो रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, जो आपकी रिजल्टेंट वेव आएगी डी और एफ कंडीशन में, वो आपकी मिनिमम उसकी इंटेंसिटी होगी। क्या होगी? मिनिमम इंटेंसिटी होगी। यानी डी और एफ के केस में आपकी जो फ्रिंजेस बनेंगी वो डार्क कलर की फ्रिंजेस बनेंगी। कैसी फ्रिंजेस बनेंगी? डार्क कलर की फ्रिंजेस बनेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे आपका क्या हो रहा है, सेम फेस की जो वेव्स है वो मिल रही हैं, वहां पे आपके पास ब्राइट कलर की फ्रिंजेस बन रही हैं। जहां पे आपके पास ऑपोजिट फेस की जो वेव्स हैं वो मिल रही हैं, वहां पे आपके पास डार्क कलर की आपकी फ्रिंजेस बन रही है। यानी आपकी जो कंडीशन है सी ई जी, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, इसको अगर हम देखें, तो इन तीनों कंडीशन में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी इन तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, आपकी जो दोनों वेव्स हैं उनका क्रस्ट और उनका ट्रो आपस में मिल रहा है। यानी पहली और दूसरी वेव जो है उनका क्रस्ट जो है वो सुपर इम्पोज हो रहा है, या फिर उनका दोनों का ट्रो सुपर इम्पोज हो रहा है, जिस कारण जो है आपको ब्राइट इंटेंसिटी की रिजल्टेंट वेव मिल रही है, या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा एम्पलीट्यूड की आपकी वेव मिल रही है। वहीं हम अगर दूसरी तरीके की फ्रिंजेस की बात करें, तो इन फ्रिंजेस में आप देख सकते हैं कि ये फ्रिंजेस आपकी कैसी डार्क है और ये आपको डी और एफ पोजीशंस में मिल रही है। तो इनमें हो क्या रहा है, इनमें एक वेव की जो क्रस्ट है दूसरे वेव की ट्रो आपस में सुपर इम्पोज हो रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। तो यानी जो हमें एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो 0 होगा, या वो जो आपकी जो है वो आपकी क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपके पास जो फ्रिंजेस आपको मिलेगी वो डार्क कलर की फ्रिंजेस मिलेंगी। तो इस तरीके से जो यंग है उन्होंने क्या किया था, जो हमारा जो उनका क्या था यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसको एक्सप्लेन किया और उसके थ्रू आपका जो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है उसे समझाया। Each source can be considered as a source of coherent light wave at any point on the screen at a distance y from the center। यानी जो हर एक सोर्स है, हमने जो इसमें सोर्सेज लिए हैं लाइट के, वो आपके कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स है लाइट के। At any point on the screen at a distance y from the center, the wave travel distance I1 and I2। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो दो है हमारे कोहेरेंट सोर्स बन गए, जो कि एक ओरिजिनली एक सिंगल सोर्स से ही आपके कोहेरेंट सोर्स बने।
अब इनसे क्या हो रहा है, आपकी लाइट L1 और L2 हमने क्या हो रही है यहाँ पे दिखाई है, L1 L2 लाइट से, ठीक। टू क्रिएट अ पाथ डिफरेंस ऑफ डेल्टा एल, इससे आपकी पाथ डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है, डेल्टा एल हो रहा है। द पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सोर्स, सिंस द डिस्टेंस d is large, there is only a very small difference between the angle subtended at the source। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने दो लाइट ली है, इनके दो के बीच में हम एंगल देख रहे हैं, और हमने इसमें जो एंगल लिया है वो आपका थीटा लिया है, और जो पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है वो आपका d साइन थीटा आ रहा है। तो ये आपका डबल जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। अब हम इसके लिए डेरिवेशन देखेंगे, यानी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हम देखेंगे, यानी आपका जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसकी हम डेरिवेशन आप ऑब्जर्व करें। तो बच्चों आज हमने इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट देखा, हमने इंटरफेरेंस के बारे में जाना कि इंटरफेरेंस होता क्या है, हमने ये देखा कि किस तरीके से जो आपकी वेव्स होती है वो सुपर इम्पोज करती हैं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, जो उसकी इंटेंसिटी होती है उसको हम इंटरफेरेंस से उसको पढ़ते हैं या समझते हैं। इसके बाद हमने इंटरफेरेंस के बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में समझा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है। इसके बाद हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आखिर होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को देखा, किस तरीके से यंग ने इस एक्सपेरिमेंट को किया ये ऑब्जर्व किया। इसका जो डेरिवेशन है, इससे जो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो हम इक्वेशंस और जो हम उससे रिलेटेड जो हमारे जो कंक्लूजन है वो हम डिराइव करेंगे। तो ये हम अगले जो आपके नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किए इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव और आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको आपको रिवाइज करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।